वेलकम बैक गाइस। सो अभी हम आज के लिए लास्ट पेपर। ओके, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट इन द नाइट और ये क्लास पेपर एंड ऑप्शनल आई थिंक आई विल डिस्कस। अगर इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस देन आई विल, बिकॉज मेरा GS4 का स्ट्रैटेजी पूरा मैंने चेंज किया था लास्ट टाइम। आई हैव ऑलरेडी सेड कि इन माई लास्ट वीडियो कि ये पूरा स्ट्रैटेजी चेंज था मेरा आंसर लिखने का। नॉलेज बेस तो बहुत ही मतलब आई कैन से कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था मेरा कंपेयर टू माय लास्ट अटेम्प्ट। और उसमें उसमें और इस टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये था कि क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत था। कीवर्ड्स के बारे में आई कांट से कि कितने कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई किए मैंने हर एंगल से डालने के। एग्जांपल्स बहुत मेंशन किए हैं मैंने। और मेनली जो सबसे मेन था केस स्टडीज़। अब मैंने केस स्टडीज़ में क्या हुआ कि लास्ट टाइम का मैं आपको अपना अप्रोच बताता हूँ। जो मेरा 23 और 24 अभी जो 25 में जो डिफरेंस है मैं बताता हूँ। अब ये तभी देखो, अब इसमें मुझे आए थे 92। ओके, सो अब ये तभी पॉसिबल होगा, मतलब मैं आपको तभी बता सकता हूँ कि इट वॉज एन सक्सेसफुल चेंज विच आई ब्रॉट इन। और it wasn't, it can only be claimed only after the result. So right now I cannot say anything कि ये सही था कि नहीं था, but overall what I can feel is here मैं बताता हूँ। मेरे 92 भी कम ही थे मेरे हिसाब से यार। मत नहीं तो मैं बताया ना कि मेरे 680 आए थे लास्ट टाइम, सो विच वॉज नॉट इनफ। ओके, वाई? ऐसे 78 यहीं यहीं पटक दिया मुझे। 50 मार्क्स तो 50 तो यहीं गए मेरे। GS1 73, एक 15 मार्क्स यहाँ गए मेरे। ओके, GS3 GS2 आई वॉज हैप्पी। GS4 92, यहाँ 10 12 10 से 15 मार्क्स यहाँ भी गए। तो यहाँ कितने मार्क्स का डिफरेंस हो गया? 30 50 यही हो गया। 80 मार्क्स का डिफरेंस तो यहीं चला गया मेरा। सो 80 मार्क्स का डिफरेंस बहुत होता है यार। और वो भी ऐसे पेपर्स में जो आप मतलब स्कोर कर रहे हो। जैसे मैंने बहुत दोस्तों से बात करी थी ऐसे में, तो एकदम मतलब लैक ऑफ नॉलेज के साथ गया हुआ इंसान के 105 110 आए। क्यों? क्योंकि उसने सही ऐसे चूज़ किया था। इट इज़ नॉट अबाउट योर नॉलेज। तुम जो ऐसे चूज़ कर रहे हो उसको जस्टिफाई करने का ताकत रखो। बस ये मैं समझा फाइनली, कि ये नहीं है कि आप मतलब वर्ल्डली वाइज होकर चल दिए हो कि हाँ भाई मुझे सब आता है, ये सब भी पढ़ा है मैंने, ये भी है, ये ना ना। ऐसे इज़ नॉट अबाउट दैट एट ऑल। तो ऐसे का मैंने पूरा ही कॉन्सेप्ट चेंज किया था। और वो कुछ टॉपर्स के जैसे मैंने बेसिकली देयर इज टू कॉन्सेप्ट इन ऐसे ना। जैसे मैंने एक हर्षिता गोयल मैम का नोट देखा था। तो शी वॉज वन ऑफ द आई थिंक टॉपर थी वो, शायद 144 कुछ आया था। और कुछ मैंने ऐसे पंटर लोगों का भी देखा था जो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है यार। मतलब IITians हैं पूरे। तो ये लोग को मैं पंटर बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मास्टर्स हैं यार। इनसे तुम compete नहीं कर पाओगे, नॉलेज बेस में भी नहीं और लैंग्वेज में भी नहीं। लेकिन मैंने सॉ हर्षिता गोयल्स मैम्स नोट ना, तो उनका एक एक होता है ना, एक सुकून मिलता है पढ़ने में। मतलब कि 12 पेज 13 पेज आप 5 से 6 मिनट में ऐसे एकदम पढ़ जाओगे सीधा, मतलब विदाउट है ना लुकिंग कि भाई ये लुकिंग इनटू डिक्शनरी और गोइंग बैक टू इंटरनेट, भाई लिखा क्या है ये, इसका मतलब क्या होता है। ऐसे भारी भरकम डिक्शनरी वोकैब्स यूज़ किए गए हैं। और इतना प्यारा लिखा हुआ था मैडम ने कि मुझे तब समझ आया कि मतलब ये भी तो एक वे है। क्यों क्यों अपने मतलब स्मार्टनेस को इतना दिखा रहे हो कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि तुम क्या लिखना चाह रहे हो। तो मैंने इस अप्रोच को पूरा ही ड्रॉप कर दिया। ये मेरा अप्रोच था 2023 का। तो ये वाला अप्रोच मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया। मैंने ये अप्रोच के साथ गया था। अगेन इट ऑल डिपेंड्स हो सकता है कि शायद ये अप्रोच मैडम के लिए काम आ गया हो, या सबके लिए काम आ जाए। क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि इतना सिंपल भी नहीं लिखना चाहिए कि आपको मार्क्स ही ना मिले। मुझे ऐसे में बिल्कुल नहीं बिलीव होता। ऐसे का कॉन्सेप्ट ही अलग है। मैं समझ चुका हूँ कि किस पेपर में क्या लिखना है। तुमको ऐसे में अपना नॉलेज नहीं झाड़ना है। तुम्हें ये समझाना है कि तुम्हारा बेस कितना बड़ा है और तुमको कितना पता है, और तुम कैसे कैसे उसमें इमोशंस मेन है, इमोशंस को कितना इन्वॉल्व कर सकते हो और इवोक कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट दैट ऐसे। सो मुझे वो चीज़ समझ आया, उसी पे मैंने वर्क किया था। सो होपफुली उसमें आए। और GS1 में तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, आई हैव टोल्ड यू। लेट्स कम बैक टू दिस व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, GS4।
तो मेरा मैं बताता हूँ इसमें मेरे डिफरेंस क्या अप्रोच था। पहले तो मेरा इसमें मैं थ्योरी बताता हूँ मैं आपको, मैंने क्या किए थे 13 क्वेश्चन में, और केस स्टडी में बताता हूँ। जो मेरा ये अप्रोच था केस स्टडीज़ में, और अभी मैंने क्या चेंज किया था। केस स्टडीज़ में मैं डायरेक्टली लिखता था पैराग्राफ वाइज, कुछ पॉइंट वाइज, और लास्ट में एक डब्बा बना के आ जाता था कि ऐसे 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 है, ये करोगे तो ये हो जाएगा। ये बना के आया था मैं लास्ट टाइम, ठीक है। तो इससे क्या हो गया था, मेरा टाइम बहुत कंज्यूम हो गया था इन्हीं में। तो स्मार्ट वर्क बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि मुझे जितना समझ आता था मैं वो करके आया था। लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ टाइम, और क्योंकि ये जो मेरे पास बीच का जो टाइम था, आई वॉज नॉट फ्री टू प्रिपेयर। सो और उसके बाद थ्योरी में क्या हुआ था, थ्योरी में 6 क्वेश्चन आते थे मुझे, और बाकी जो 7 थे ना, उसमें से 4 तो आते ही नहीं थे मुझे, 3 भी कुछ कुछ लिख के आ गया था। और लास्ट में टाइम क्रंच ऐसा हो गया था कि किसी किसी में मैं कुछ डब्बे बना के आ गया था, ऐसे 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 बना ऐसे 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 लिख के आ गया था। तब भी 92 आए थे। एक क्वेश्चन तो था जो, मतलब होता है ना, ब्लंडर का एक हाइट होता है किसी इंसान का, जैसे मैंने दिखा दिया कि मैंने इस पेपर में भी एक ब्लंडर किया है, उस टाइम में वो किया है मैंने, मतलब ऐसे तो ऐसे कैसे हो सकता है। आदमी तो गलतियों का पुतला है, तो मैं ही सबसे बड़ा पुतला बन जाता हूँ ना अपनी लाइफ में। तो क्या इसमें मैंने एक क्वेश्चन था, क्या था वो, गुरु नानक का था शायद। मैं इस पर लिख के आया था, ही इज़ द 10th गुरु। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये पढ़ते ही वो मार्क्स काट देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ मार्क्स मिले तब मैं समझा यार देते हैं ये लोग, है ना। इतने भी निर्लज और ना खड़ूस आदमी नहीं है जो पेपर चेक कर रहे हैं, है दया है इनमें, ठीक है। लेकिन लेट्स कम बैक कि मैंने इस साल क्या किया। इस साल मेरा अप्रोच अलग था। अगेन मैंने केस स्टडी से ही स्टार्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताता हूँ मुझे फ़ायदा क्या हुआ। मैं बार बार ना एक इंसान की बात कर रहा हूँ ना, वो केरला वाले इंसान की। देखो, हु इज़ द बेस्ट पर्सन जो खुद के नॉलेज पे भी बिलीव करे और बाकियों से इनपुट भी ले। और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, अगर कोई आपको कोई सिखाना चाह रहा है तो सीख लो, कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कि हम लोग कुछ चीज़ें अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन वो राइट टाइम पे कोई बता दे तो कर लो। तो अब क्या हुआ था ना, GS3 जब मैं लिख के आया, मैं बहुत खुश था। और मैंने जब इस केरला वाले बंदे से बात करी, इसका ना इन्वायरमेंट बहुत ही ख़राब गया है। ही वॉज नॉट रेडी विद दिस इन्वायरमेंट, ही हैड प्रिपेयर्ड साइंस एंड टेक एंड अदर थिंग्स। सो उसका GS3 उतना अच्छा नहीं गया, जितना मेरा क्वालिटी था उसका उतना क्वालिटी था ही नहीं। सो उसके बाद क्या हुआ, एक गैप के बाद आपको जल्दी बुला लिया जाता है। तो इस टाइम 2:30 को एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तो 2 बजे बुला लिया गया था, मतलब। सो इस बीच में जब 2 बजे गए थे, तो तब भी बहुत बीच में टाइम हो जाता है ना। और लास्ट पेपर था मतलब वीक का, सो उस वीकेंड का। तो मैंने इससे बात करा था, तो मैंने सीधा खुद से ही पूछा यार, मैंने बोला यार लास्ट टाइम ना मेरे 92 आए थे, तेरे कितने आए थे। तो उसने बोला मेरे 120 आए थे, 30 मार्क्स का डिफरेंस। सो मैंने बोला यार क्या अप्रोच है, थोड़ा हेल्प कर दे। तो उसने बोला अभी देख, 5 मिनट पहले मिलेगा तुझे। तो जो उसने मुझे इनपुट दिया ना, बहुत ही वैल्यूएबल था। उसने मुझे बोला अभी क्या हो रहा है कि पेपर को ना, जैसे अगर 230 है तो 225 को आपको पेपर मिल जाता है। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि 225 को ही एक केस स्टडी पढ़ लेना, यू नो। मैंने बोला इससे क्या होगा, बोला कि एक तो तेरा केस स्टडी परफेक्टली जाएगा, और तेरा ये 5 मिनट जो तू तू थ्योरी में डालने वाला है, इससे अच्छा केस स्टडी पढ़ने में निकाल ले। बोला यार परफेक्ट है। तो ये जो उसने मुझे इनपुट दिया ना, ये बहुत काम का हो गया मेरे लिए, क्योंकि आई वॉज नॉट थिंकिंग इन दिस वे। तो उसने समझाया भी ना, कि बोला कि क्या फ़ायदा हो जाएगा तेरे को देख इसमें। तो मैं जाते ही पहला केस स्टडी उसने ये भी बोला कि सबसे बड़ा केस स्टडी उठाना। अब अब मैं उसकी वो बात नहीं मान पाया, मैं केस स्टडी को पहले नंबर से ही गया, जो केस स्टडी का था वो 1 2 3 से ही गया। तो मैंने पहला केस स्टडी पढ़ते ही उसको मैंने मार्क कर लिया, ये है। और मेरा इस टाइम का अप्रोच ये था कि केस स्टडी का इंट्रो दूंगा एक। ये मैंने लिया था दुबे मैम से। दुबे मैम का मैंने ये देखा था, क्या बोलते हैं, कॉपी देखा था। उन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है सब में, स्टेक होल्डर्स वेक होल्डर्स अगर पूछा है तो लिखा है। और उसके बाद सीधा ही जो इंट्रोडक्शन है, ये तो टू द पॉइंट है, मतलब आपको समझ आ गया है कि क्या है ये केस स्टडी। तो बढ़िया सा एक 5 6 लाइन का इंट्रोडक्शन देता था मैं हर हर केस स्टडी में। देन क्लबिंग ऑफ क्वेश्चन, जैसे A एंड B को क्लब कर लिया, B एंड C को क्लब कर लिया डायरेक्टली, है ना।
ये अप्रोच मैंने इस साल नहीं किया था। मैं सबको जैसे ए को लिख रहा हूँ, फिर सी को लिख रहा हूँ, फिर सी में भी ए को ही लिख रहा हूँ। इसी में मेरे टाइम गए थे। ये जो स्मार्ट स्मार्ट वर्क जो मैडम ने किया था ना, ये मैंने अपने में डाला। बोला यार इससे टाइम तो बहुत बचेगा। जैसे लिखा गया व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल एंड क्रिटिकली एनालाइज, ये दो दो क्वेश्चन हो जाते हैं। व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल ये तुम लिखो, क्रिटिकली एनालाइज ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन अवेलेबल एंड क्रिटिकली एनालाइज तुम लिख दो ए एन सी, ऑप्शन अवेलेबल एंड क्रिटिकली एनालिसिस, इस पर लिख दिया तुमने पहला ऑप्शन फॉलो। अब इसका सीधा मैडम ने क्या किया हुआ था, इसको ऐसे बना के मेरिट एंड डीमेरिट लिख दिया सीधा। अब इसमें जो फ़ायदा हुआ है ना, 1 2 3 5 5 पॉइंट्स आ जाते हैं इसमें, 4 4 पॉइंट्स। और आप तो आप तीन तीन ऑप्शंस दो कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन, मतलब पहला तो पूरा ही गलत, दूसरा पूरा ही सही, और तीसरा मिडल मिडल पाथ, मतलब जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है। सो यूजुअली यू नीड टू यूज़ योर प्रैग्मेटिक अप्रोच। अदर मतलब इफ इट इज़ टोटली अनएथिकल, तभी तुम वो मतलब सीधा का सीधा अप्रोच लोगे। अगर एकदम ऐसा मतलब होता है ना, एक कोट आया था, किसका कोट था पता नहीं, जिसमें बोला था कि ना व्हाट इज़ मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट इज सी ईजिएस्ट इज व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन टू competing values where one is right and one is wrong, one is right and one is wrong, ये easy होता है चूज करना। what is more difficult when you have to choose between two competing values where both are right, तब डिफिकल्ट होता है। ये कोट जो है इसको मैं समझ गया था कि मतलब ये यही पे यूपीएससी फंसाता है। राइट और रॉन्ग तो पूछेगा ही नहीं। अगर दो ऑप्शन दिया है, एक राइट एक रॉन्ग है, तो फिर उस पर केस स्टडी बनता ही नहीं है। वो ऐसे क्वेश्चन में अटकाएगा जहाँ पे दोनों सही लग रहे हैं। अब आप बताओ आप क्या करोगे। एक जगह एक में पूछा हुआ है कि आपकी आपकी माँ का देहांत हो गया है, और दूसरे जगह आपको पब्लिक बता दिया है। ये दोनों राइट है। आप मॉम का, अपने माँ का मतलब फ्यूनरल अटेंड करोगे, या आप अपना पब्लिक पॉलिसी पे काम करोगे कि मतलब आप डिज़ास्टर हिट कर चुका है कि आपको कहाँ रहना चाहिए। तो ये होता है टू इक्वली राइट कंपीटिंग वैल्यूज़। ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है वर्ल्ड लाइफ में। इसको कैसे तुम मतलब है ना, इसको कैसे मेंटेन करोगे। तो इसके लिए मैंने सबसे इजी मॉस्लोस, ये भी अगेन मैंने ना, मैडम का आंसर बहुत अच्छा था यार, दुबे मैडम का मेरे को वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स लगे। उसमें ना मॉस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स से मैंने बहुत सारे आंसर्स को अप्रोच किया है। जैसे इसमें तो मैंने सीधा ही हायरार्की ऑफ नीड्स डाल दिए थे। तो ये मेरा अप्रोच था विथ रिस्पेक्ट टू केस स्टडीज़। थ्योरी का मैं बताता हूँ। बाप रे, इतना बड़ा पेपर था क्या। थ्योरी में मैंने मेक श्योर किया कि कोट्स, ये आइडिया भी मुझे उस केरला वाले बंदे ने दिया था। उससे बोला तेरे को कोट्स याद है कितने, जितने भी तूने ऐसे के लिए पढ़े थे। मैं बोला हाँ याद है। बोला ट्राई टू मेंशन देम, तेरे को पक्का मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत अच्छा इनपुट दिया उसने मुझे कि कोट्स डाल देना। मैंने लगभग 6 से 7 कोट्स डाले होंगे पूरे पेपर में, और पता नहीं और ज़्यादा ही डाले होंगे, क्योंकि मुझे जितने याद आ रहे थे धक 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 लिखते जा रहा था बस मैं। कोट्स तो बहुत याद थे मुझे, कि मैंने बताया था ना कि मैंने अपने ऐसे के लिए लगभग 40 कोट्स याद किए हुए थे। उससे ज़्यादा ही किए होंगे शायद, पता नहीं, वो मैंने पूरा लिखा हुआ था यार, अलग 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 कोट्स। सो उन कोट्स को मैंने 13 क्वेश्चन में मेंशन किए हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ मेंशन किए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है मैंने वहाँ मेंशन कर दिए हैं कोट्स को। सो ये एक मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और उसके बाद थ्योरी विथ सम मैं कुछ जैसे अकाउंटेबिलिटी का मैंने एक चार्ट बना के गया था बहुत अच्छा वाला, जहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन्फोर्स किया जाता है। वो क्वेश्चन अकाउंटेबिलिटी पे आ भी गया। एटीट्यूड पे एक क्वेश्चन आया था। एटीट्यूड पे मैंने सीधा मेंशन किया हुआ था कि एक सोशल मार्केटिंग वाला एक कॉन्सेप्ट है। अब ये था क्या था ये, कौन सी थ्योरी होती है यार ये, कॉग्निटिव थ्योरी, जहाँ पे ना एटीट्यूड से आप बिहेवियर चेंज कर रहे हो, पॉजिटिव एटीट्यूड से बिहेवियर चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल सबसे बड़ा था स्वच्छ भारत अभियान। मैंने इसको भी इंक्लूड किया कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैन लीड टू गुड बिहेवियर। जैसे एटीट्यूड, जैसे मोदी खुद झाड़ू पकड़ के खड़ा हो गया था, विच शोड दैट पॉजिटिव एटीट्यूड्स क्लीनलीनेस विच लेड टू गुड बिहेवियर, स्वच्छता। सो ये जो क्वेश्चन था कि एटीट्यूड प्लेज एन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था।
अकाउंटेबिलिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो ये सब जो मैं प्रिपेयर करके गया था, और ऊपर से महावीर जैन को तो मैं इसलिए प्रिपेयर करके गया था क्योंकि पिछली बार मैंने बताया ना गुरु नानक में जो मैंने ब्लंडर किया था वो मैं समझ गया था एक क्वेश्चन आने वाला है। इसमें ये तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर था मेरा, और उसका रेलेवेंस पूछा हुआ था, बहुत बहुत अच्छे से लिखा है मैंने, और टाइम का क्रंच भी नहीं लगा। बस एक क्वेश्चन मेरा आधा छूटा होगा, विच इज़ ओके, आई कैन थिंक क्योंकि उसमें भी जो आधा लिखा है पूरा ही रेलेवेंट था। पेज छूटा आधा क्योंकि मुझे दूसरे क्वेश्चंस को और भी अच्छे से अटेम्प्ट करने थे, तो इसलिए मैंने एक को आधा लिखा और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया। सो दिस वाज माय अप्रोच कि मैं इसमें फ्लो चार्ट्स बनाने लगा, कोड्स लिखे, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा मैंने मेंशन किए हैं, रीसेंट एग्जाम्पल्स, और थोड़े ऐसे एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं जो कि ओल्ड ना हो, एकदम रेलेवेंट आज के टाइम के। तो इसमें बहुत सारे मतलब जो आईएएस और आईपीएस है जो अभी के हैं उनको मैंने मेंशन करने की कोशिश करी। जैसे एक वैशाली यादव मैम का था शायद, जिसमें जिनको अभी रिसेंटली ना मतलब शायद अरुणाचल प्रदेश में है वो मैम, तो उनको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए कुछ प्राइज़ मिला था, ई डिजिटल साक्षरता, पता नहीं किसी चीज़ के लिए मिला था, ई पाठशाला के लिए कुछ, तो वो था। उसके बाद केरला में कैसे सोशल मीडिया के हेल्प से अवेयरनेस जनरेट करी गई थी फॉर लैंड और शायद लेक रिजुवनेशन के लिए, वो था। धीमन चकमा का था जिसमें उसने चोरी पकड़ा गया था करप्शन वाला, तो वो मेंशन किया था। तो ओल्ड एग्जाम्पल वो देवरंजन, वो सब तंबोली और आर्मस्ट्रॉन्ग, पामे आर्मस्ट्रॉन्ग, वो सब है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और कौन से थे, और राठौड़ सर जिन्होंने शूट कर दिया था, पता नहीं क्या था वो, क्या होता ना, जनगण मन के लिए। सो वो सब भी है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप अगर नेक्स्ट ईयर के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो कीप योर एग्जाम्पल्स वेरी यूनिक। डू नॉट ट्राई टू कॉपी योर टॉपर्स, क्योंकि सभी वो कर रहे होंगे। टॉपर से स्ट्रैटेजी कॉपी कर लो, आंसर कभी कॉपी मत करना, क्योंकि सभी वही कर रहे हैं। सो और टॉप 3 के तो कभी मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम जिससे भी डिस्कस करोगे वही लिख के आ रहा है। वही सबसे ईजिएस्ट पॉइंट है ना, सबके पास एक्सेस ही उस चीज़ का है। विजन ने डाल दिया, सबने देख लिया, सबने मार लिया, हाँ भाई इनको मार्क्स मिल रहा है, हमको भी मिलेगा। जब 14,000 में से 7,000 वो लिख रहा है तो क्यों मिलेगा भाई। तो ये थोड़ा सा आपको करने की ज़रूरत है, इन सब पे वर्क करना। स्ट्रैटेजी पक्का उठा लो, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी थी, किस में इन्होंने मतलब फ्लो चार्ट में क्या यूनिकनेस डाला गया है वो उठाओ। एग्जाम्पल्स बिल्कुल मत उठाना, एग्जाम्पल्स कीप इट वेरी यूनिक, कीप इट वेरी न्यू एंड करेंट अफेयर रिलेटेड। जितने भी अभी पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड डाल देना, वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको स्कोर करने में। सो दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजी विच आई हैव यूज, एंड आई थिंक GS4 लास्ट ईयर से तो बहुत अच्छा गया है मेरा कंपैरेटिवली। एंड केस स्टडीज़ वर वन ऑफ द थिंग जिस पे मेरे को बहुत हेल्प हुई है। न्यूज़पेपर एनालिसिस तो बहुत हेल्प हुआ है मुझे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट। जैसे देखो, पहले केस स्टडीज़ में आपको, मतलब मैं पूरा डिस्कस तो नहीं करूँगा, अभी तक मैंने बस आपको स्ट्रैटेजी बता दी है जो था, और बाकी तो आपको मतलब ऑनलाइन GS4 का तो आपको मिल ही जाएगा हर जगह, क्या है क्या नहीं है। जैसे पहला वाला ये था क्या, हाँ, ये क्लाउड बस्ट वाला जिसमें ना बहुत लोग मर जाते हैं, इट वॉज डिजास्टर रिलीफ वर्सेस मदर का सिकनेस एंड शी डाइज। अगेन इसमें मॉस्लो में नहीं बनाया था, एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड तो देखो जो मैं बता रहा था ना कि कैसे क्लब करना है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट, इसको मैंने क्लब कर दिया था सीधा। और ये मैं सीखा था उसी से, मैं मतलब उन मैडम से सीखा था कि मतलब rather than writing A, B, it is better you write A and C together. You will save time. And why? They have just asked 250 words. They are not asking 300 words. Okay? क्यों? 20 मार्क्स वैसे यूजुअली 300 वर्ड्स होता है, 250 दे आर आस्किंग। आप ये वर्ड लिमिट भी तो देख लो ना। तो अगर आपका आधा पेज भी छूटता है ना तो भी जस्टिफाइड है, क्योंकि 250 वर्ड्स ही पूछा गया है। सो ये भी बहुत मैटर करता है। आप ये देख लेना कि कितना लिखना है। 300 वर्ड्स, जब मैं बोल रहा हूँ कि 75 वर्ड्स एक पेज में लिखना है, तो बेसिकली इट्स 4 पेज में 300 वर्ड्स होंगे, लेकिन पूछा ही 250 वर्ड्स है। तो उस वे में आप जितना टाइम सेव करो और जितना आप यूनिकनेस और जितना इम्प्रोवाइज कर सकते हो उसमें बेटर है। सो दिस वॉज वन थिंग विच हेल्प मी, ओके, फ्रॉम द टॉपर, स्ट्रैटेजी कि कैसे मैं लिखूँ और वो बनाना। सो इस वे में मेरा बहुत अच्छा गया। और इवैल्यूएशन और इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आप ये मत देखना कि मेरे पास टाइम क्रंच है, ये वो नहीं, इंट्रोडक्शन के बिना आपको, आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 120 देन। मेरा तो 92 आया था लास्ट टाइम, तब भी मैं बोल रहा हूँ कि 120 तक आ सकते हैं, अगर ये लोग, अगर देखते हैं क्या होता है, वो तो मैं बाद में बताऊँगा ही बताऊँगा कि कितने मार्क्स आए थे। तो लेकिन ओवरऑल मुझे मेरा परफॉर्मेंस इसमें अच्छा रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था विथ रिस्पेक्ट टू कपड़ा, डीपीएसपी कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान। अगेन इसमें ना मैंने अंडमान निकोबार का ट्रायलेमा डाल दिया सीधा। एक ट्रायलेमा है अंडमान एंड निकोबार का, बेसिकली जिसमें होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, और बेसिकली जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को ही मान लेते हैं, और ट्राइबल डेवलपमेंट और पीपल्स पीपल का ट्राइबल डेवलपमेंट। ये ट्राइलेमा, ये अंडमान निकोबार के ट्राइलेमा को जस्टिफाई करता है ये पूरा स्टेटमेंट। तो इसको इसी से मैंने स्टार्ट किया था। सो इजी था, नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। तीसरा वाला था ये मिनिस्टर वाला, सुभाष मिनिस्टर एंड लॉन्चिंग। अब इसमें बेटे और इसके बारे में बात करी गई थी कि करप्ट है, ये है, इसका बेटा भी चाहता है, मिनिस्टर का नेफ्यू भी चाहता है, आप क्या करोगे। वेरी इजी। आपको अपना ये इंटीग्रिटी के बारे में क्वेश्चन था पूरा, कि करप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चंस, वेरी इजी वन, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। फोर्थ वन वॉज सीनियर ग्रेड, कि आपका प्रमोशन होने वाला है और प्रमोशन के चक्कर में आपका सीनियर बोल रहा है कि आपको ऑनलाइन पोर्टल से कुछ 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 चीज़ें खरीदनी है और उसको ना आपको कम अमाउंट में दिखाना है। और ये फेस तो मैंने अपने अपने सर्विस में ही किया है, कि जेम पोर्टल में तो डायरेक्टली लिख दिया कि दिस इज़ अ केस ऑफ जेम पोर्टल, एंड ये एक करप्शन का एवेन्यू है। सो अब इसमें कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये तो मुझे पता था। अब लेकिन इसमें केस स्टडी जेम पोर्टल का नहीं था, इसमें था कि उसको प्रमोशन भी लेना है और ये सब भी करना है। सो अगेन इट वॉज ईजी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। मनरेगा वाला ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था, क्योंकि इसके क्वेश्चन ही अलग आए थे, ठीक है। क्योंकि अब इसमें आप क्या मेंशन कर सकते हो, अगर आपने केस स्टडी पढ़ी है, और ना मनरेगा के बहुत सारे केसेस चल रहे थे, फेक आइडेंटिटी कार्ड्स और इन सब के बारे में, और उन लोग को पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है। योर इवन योर RTI वॉज वन ऑफ द मूवमेंट जिस पे ना वो स्टार्ट ही हुआ था इन सब चक्कर में। तो ईजी था, बस इसमें आंसर लिखने का तरीका चेंज हो जाता है आदमी का, कि कैसे लिखोगे। 3 ही पार्ट था। सो ऊपर से फिर चौथा था योर किस पे था ये, रेबल अशोक, 250 वुमेन चिल्ड्रन 10 सोल्जर्स। हाँ, ये लास्ट वाला था। ये लास्ट वाला क्वेश्चन था विथ रिस्पेक्ट टू योर मिजोरम एंड योर म्यांमार इशू। अगर किसी को पता है, अगर मैंने तो इंट्रोडक्शन सीधा लिख दिया कि इट्स ऑन गोइंग इशू ऑफ म्यांमार एंड मिजोरम। तो ये दिस विल हेल्प मी फॉर श्योर, क्योंकि दिस रिफ्लेक्ट्स दैट यू हैव रेड द न्यूज़पेपर। अब इसका जो आंसर था मैंने लिखा हुआ है बफर जोन क्रिएट करना। जो अगर आपको दिखेगा कि क्या है, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, इसका आंसर ही बफर जोन क्रिएट करना होगा। कि आप उनको अंदर नहीं ला सकते हो। अंदर लाओगे तो तुम अपने पॉपुलेशन, और तुम दिस विल बी अगेंस्ट योर सीसू। सीसू इज बेसिकली योर सोवेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, एंड यू हैव नॉट टेकन द परमिशन। यू माइट बी कॉल्ड एज यू माइट बी डिक्लेयर्ड एज एंटी नेशनलिस्ट, because there are some people with guns there. So it's better to create a buffer zone and tell them to hand over their guns and provide them humanity services, because we have not signed any of the agreement. refugee convention हमने साइन नहीं किए, तो वो सब डालने ज़रूरी थे इन सब में। सो आई होप, मैं तो अपना ये ईजी थे, बस करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस थे सारे मेरे हिसाब से। सो केस स्टडीज़ वर वेरी ईजी। नेक्स्ट लेट्स सी योर थ्योरी पार्ट्स। थ्योरी पहला वाला था डिजिटल एरा, सोशल मीडिया का चैलेंजेस था। वेरी इजी, दे हैव बेसिकली आस्क्ड अबाउट योर डेलिमास। सो इसमें आपको चैलेंजेस एंड डेलिमास दोनों के बारे में बात करने थे। इश्यूज़, डेलिमास को तो पक्का डालना था कि डेलिमास क्या है। अगर आपने डेलिमास को ही मिस कर दिया, क्योंकि वर्ज डेलिमास होता है, ट्राइलेमा 3 होता है, डेलिमा 2 होता है, तो आपको डेलिमास को मेंशन करने ही करने थे। और उसके बाद इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, क्या होता है क्या नहीं होता है, उन सब के बारे में लिखना था। एंड हाउ डू और गवर्नमेंट के जो रिसेंट IT इंटरमीडिएटरी एक्ट है, IT एक्ट्स है, सहयोग पोर्टल है, उन सब के बारे में मेंशन करने थे इसमें। द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अगेन सेकेंड टाइम अगेन दे आर आस्किंग दिस, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछा था अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस के बारे में। सो गुड गवर्नेंस इज बेस्ड, व्हाट इज गुड गवर्नेंस वो मेंशन करने के बाद पहले तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड गुड गवर्नेंस पब्लिक सर्वेंट में कैसे काम आता है, और व्हाट इज गुड गवर्नेंस, TIA, ट्रांसपेरेंसी, integrity, accountability, and accountability itself I have showed you that map की internal and external accountability which will lead to constitution under the ambit of constitutional morality। आपको इस पे वर्क करना होगा। गिव एग्जांपल्स, रिसेंट एग्जांपल्स जो भी आपको लगता है, जो आपने पढ़ा है वो डाल दो इसमें बस। नेक्स्ट था वॉर इज़ अ डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स। सो रिसेंट वॉर के बारे में है कि मतलब कैसे वॉर एज अ डिप्लोमेसी हैज़ बिन यूज्ड, इवन ऑपरेशन सिंदूर इज़ अ एग्जांपल ऑफ दैट, कि कैसे हम लोग ग्लोबल फॉरम पे, या इवन इसराइल वॉर, यूक्रेन वॉर,
बट इट शुड बी अंडर द एम्बिट ऑफ जस्ट वॉर थ्योरी, वो आपको उसको मेंशन करना ज़रूरी है. देन नेक्स्ट इज योर कीपिंग नेशनल सिक्योरिटी माइंड, एथिकल डिलेमा रिलेटेड टू कंट्रोवर्सी, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड इकोलॉजी, अगेन द सेम अंडमान निकोबार इशू, आप सीधा उसी को पटक दो यहाँ पे ट्रायलेमा कि कैसे है. एंड दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू योर बॉर्डर एरियाज. और ये था, मैंने इसमें सीधा एग्जांपल डाला था फॉरेस्ट एक्ट ऑगमेंटेशन एक्ट 2023, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर मिल जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, 15 से 10 किलोमीटर एरियाज नियर योर बॉर्डर एरियाज एंड इवन योर नक्सल एरियाज टू क्लियर द फॉरेस्ट एरिया फॉर डेवलपमेंट. ओके, और उसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को डाल सकते हो, कैसे आपको और प्रमोट करना चाहिए कि विलेजर्स को वहाँ सस्टेन कराए, वो सब के बारे में लिखना था. और इसमें एथिकल डेलिमास के बारे में लिखा था. तो अगेन डेलिमास, सिक्योरिटी वर्सेस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन सब के बारे में बहुत सारे डेलिमास को मेंशन करने थे. देन कोट्स दिए हुए हैं, दोज हु आर इन ट्रबल्ड विल बी ट्रबल्ड बाय इटसेल्फ. बहुत लोग इसको, तो मुझे भी नहीं समझ आया था भाई, सच बता रहा हूँ. तो मैं ट्रबल्ड अनट्रबल्ड हो गया था. फिर मैंने हिंदी में पढ़ा, जो लोग मुसीबत में भी शांत रहते हैं, बस मैंने यही समझ गया, शांति पे लिखना है. सो काम कंपोज्ड ये था. तो उस पर मैंने लिखा कि कैसे काम कंपोज्ड आदमी एक बेटर डिसीजन लेता है, क्लाउड नहीं होता है उसका डिसीजन मेकिंग, हाउ वी कैन रिएक्ट बेटर और मेक डिसीजन मेकिंग एंड हाउ इट कैन बी डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अपस्किलिंग रीस्किलिंग, उन सब के बारे में बात करी. एंड हाउ एग्जांपल्स दिए कि जब ऐसा होता है तो ऐसे कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, और जब काम होता है तो कैसे डिसीजन लेते हैं. तो ठीक ठाक था. नेक्स्ट था कि एटीट्यूड के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. एटीट्यूड का जो एग्जांपल था, ये इसके बारे में एक कोट मैं पढ़ के गया था. अब वो मुझे अभी याद नहीं, लेकिन इसमें मैंने स्टार्टिंग ही एक कोट से करी थी कि एटीट्यूड क्या होता है. पहले तो मैंने डेफिनेशन दिया कि एटीट्यूड होता क्या है ना, हाउ पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में मैंने मेंशन किया कि कुछ एक कोट था यार वो, तो उस कोट को मैंने मेंशन किया. फिर उसमें मैंने वो अभी जो मैंने आपको कॉग्निटिव थ्योरी दिखाई, मैंने उसके बारे में मेंशन किया. फिर नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी इज़ नॉट लॉ एंड मोरालिटी. ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सारे इंस्टीट्यूशन वाले पढ़ाते ही हैं, तो ये तो ईजी था. लॉ एंड मोरालिटी के बीच में आपको कंपेयर करना है. फिर सोशल इंजीनियरिंग बस सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटिंग, तो इसमें पूछा था रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग कितना इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि आप कैसे वेलफेयर स्कीम्स क्या, एक सिविल सर्वेंट्स का काम क्या है. पहले तो वो तीन जो काम है, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन, पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग, ये जो तीन पॉलिसीज़ है, इट इज़ ऑलरेडी बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. तो मैंने यहाँ पे ये भी डाला कि समटाइम्स यू हैव टू बेंड द रूल एंड नॉट मेंड, MEND, मेंड द रूल. सो और उसमें वो कंपैशन वर्सेस अकाउंटेबिलिटी और कंपैशन वर्सेस रूल्स, इन सब के बारे में लिखा. सूटेबल एग्जांपल्स के बारे में लिखा कि कहाँ पे कभी कभार क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर वेलफेयर स्कीम्स के लिए, कि आप एरिया किसको कर रहे हो, किसको टारगेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. एग्जांपल्स के साथ दिए थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था. महावीर का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको. मैं वन ऑफ द ड्यूटी, सी अगेन ये ड्यूटी बाउंड एथिक्स था कि ड्यूटी कितना इंपॉर्टेंट है. इसमें निष्कम कर्मा एंड योर गांधीज, योर गांधी का कोट है कि राइट इज़ बेस्ड इन ड्यूटी इन एम्ब्रॉयनिक सेंस. और वो सब के बारे में लिखा कि ड्यूटी कैसे हेल्प करता है. एंड दिस वॉज ऑल्सो ईजी, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. फिर फिफ्थ वाला था कि ये सिविल सर्वेंट इनेबलर एंड एक्टिव फैसिलिटर रादर देन रेगुलेटर, ये हाफ लिख के आया मैं. व्हाट स्पेशल मेजर्स विल यू सजेस्ट टू दिस गोल, मैंने मेजर्स में सीधा सीधा थोड़ा थोड़ा लिख दिया था कि वही कि एक डायग्राम बना के छोड़, हाफ ही लिखा है मैंने, इसमें आधा पेज छूटा है मेरा, क्योंकि मुझे और भी ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और मेरे पास 10 मिनट बचा था सिर्फ. सो ये एथिकल वर्क कल्चर, इसमें मैं एक ट्रायंगल बना के आ गया था. ये एथिकल वर्क कल्चर, इसके नोट्स मैं शेयर कर दूंगा अगर आप लोग को चाहिए तो. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें ना कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स और इंटीग्रिटी का एक चार्ट है कि कैसे एक एथिकल वर्क कल्चर को मेंटेन किया जाता है. सो वो चार्ट को मैं मेंशन करके आया था और फिर उसके बाद कंपेयर भी किया था मैंने कि क्या क्या ज़रूरी है क्या नहीं है. फिर लास्ट वाला जो था इमर्जिंग इकोनॉमी, इसमें पूछा गया था कि लीकेज वीकेज को कैसे स्टॉप किया जाए. तो इसमें कुछ डॉक्ट्रिन्स है, अप्रोप्रिएशन, डॉक्ट्रिन ऑफ अप्रोप्रिएशन एंड प्रोपोर्शनैलिटी, और कैसे फंडिंग को, मतलब पैसे को क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ पे हमें प्रॉब्लम है. जैसे PFMS में मनी तो नीचे आ रहा है लेकिन नीचे से डिस्बर्स ठीक से नहीं हो रहा है, मैन पावर का इशू है, टेक्नोलॉजी का इशू है, तो इन सब पे वर्क करना है. सो ओवरऑल ये भी ठीक ठाक ही था, क्योंकि इस पर मैं रेडी था, इस क्वेश्चन पे रेडी था मैं. सो ये मेरा अप्रोच रहा है पूरे GS4 में. ये भी ठीक ठाक ही गया है. एक क्वेश्चन मेरा आधा छूटा, इट्स ओके, आई डोंट आई विल नॉट क्राई अबाउट दैट, क्योंकि एक आधा तो ठीक है. रादर देन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई केस स्टडीज, आई हैव कॉम्प्रोमाइज ऑन वन क्वेश्चन विच इज़ हाफ डन एंड हाफ ऑल्सो बहुत ही वैल्यूबल इनपुट डाल लिख के आया हूँ मैं उन पे. सो दिस वॉज माई ओवरऑल पेपर रिलेटेड टू योर
टिल एस एन जी एस 1250 मार्क्स का ये है मेरा कच्चा चिट्टा। बाकी ऑप्शनल पी एस आई आर मैं बाद में डिस्कस करूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।